नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। आज मैं बात करूंगा भारतीय जनता पार्टी की आत्मा का। आप सोच रहे होंगे कि पार्टी की आत्मा क्या होती है। तो पार्टी की आत्मा है बीजेपी जहां से सांस लेती है, भारतीय जनता पार्टी जहां से ताकत लेती है, और उसका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। संघ अपने आप को कहता है भाई हम पॉलिटिकल नहीं हैं, हम एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं, लेकिन हकीकत यह है कि संघ के लाखों करोड़ों स्वयंसेवक हिंदुत्ववाद के लिए, राष्ट्रवाद के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को पानी देते रहते हैं, मतलब ताकत देते रहते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि जब से नरेंद्र मोदी आए हैं तब से क्या संघ बौना हो गया है? क्या नरेंद्र मोदी इतने ताकतवर हो गए हैं कि संघ उनसे छोटा हो गया है? आज इस विषय पे बात करते हैं और आपको समझाते हैं कि क्या कारण थे, क्या अतीत था, और नरेंद्र मोदी और संघ के रिश्तों को लेकर ये बातें क्यों होती रहती हैं। आज इस पे चर्चा। एक्चुअल में आजकल ये माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के संघ के साथ बहुत अच्छे रिश्ते नहीं हैं, खासकर जब नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान को पार्टी के संसदीय बोर्ड से हटा दिया गया, क्योंकि इन दोनों नेताओं को संघ का ब्लू आइड बॉय माना जाता रहा है। ये दोनों संघ के संग हमेशा खड़े रहे हैं, संघ को हमेशा ताकत देते रहे हैं। गडकरी जहां नागपुर से आते हैं और मोहन भागवत के बेहद करीब हैं। एक बार आपको किस्सा याद होगा कि कहा गया कि भाई गडकरी ने संघ वालों को बहुत संतरे खिलाए हैं, इसलिए बहुत करीब हैं। तो वही शिवराज संघ के इतने समर्थन हैं शिवराज को कि वह 16 साल से लगातार मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हैं। हार गए थे, फिर तिकड़म हुई और फिर शिवराज सिंह चौहान बन गए। हालांकि फिर इस दौर में फिर उनके हटने की बातें चर्चा का विषय बन गई। इतना ही नहीं, शिवराज ने तो कई बार साधु संतों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी दे दिया था और आजकल भी दे रखा है। इसके अलावा भी मोदी और संघ के बीच अक्सर एक मतांतर देखा जा रहा है। एक तरफ मोदी के करीबी लोग कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ मोहन भागवत ये बयान देते हैं कि कांग्रेस के बिना भारतीय राजनीति के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। इसके अलावा बहुत से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर भी दोनों के बीच मतभेद अक्सर उभरते रहते हैं। लेकिन आज के दौर में इस चर्चा का महत्व इसलिए भी है क्योंकि नरेंद्र मोदी संघ के पहले प्रचारक रहे जिन्हें पार्टी ने मुख्यमंत्री या कोई बड़ा संवैधानिक पद सौंपा था। उससे पहले वाजपेयी, आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी या कोई भी मंत्री मुख्यमंत्री रहा हो, वो संघ के स्वयंसेवक हुआ करते थे। यहाँ मैं आपको समझा दूँ, स्वयंसेवक वो होता है जो संघ की शाखा में जाता है, संघ के कैंप करता है, लेकिन प्रचारक वो होता है जो अपना घर छोड़कर संघ के लिए काम करने चला जाता है, संघ के कार्यालय में रहता है, वहीं खाता पीता है, वहीं लोगों से मिलता है, वो प्रचारक हुआ करते हैं। तो मोदी पहले प्रचारक हुए जो संवैधानिक पद पर पहुंचे। अक्टूबर 2001 में ये हुआ था जब नरेंद्र मोदी के रूप में पहली बार किसी प्रचारक को भारतीय जनता पार्टी में कोई बड़ी संवैधानिक जिम्मेदारी मुख्यमंत्री पद सौंपा था। लेकिन उसके बाद से मोदी और संघ के बीच उतार चढ़ाव का रिश्ता हमेशा बना रहा। याद करिए 2002 में जब गुजरात में दंगे हुए थे और इस दंगे के बाद अटल बिहारी वाजपेयी और जसवंत सिंह जैसे लोग तब मोदी को 1 मिनट के लिए भी मुख्यमंत्री पद पर बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थे। उस दौर में सरसंघचालक केसी सुदर्शन समेत पूरा संघ यदि मोदी के पीछे खड़ा नहीं होता तो आडवाणी और वेंकैया नायडू जैसे बड़े नेता, यहाँ की तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जना कृष्णमूर्ति भी वाजपेयी की जिद का विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। फिर मोदी सियासत के किस बियाबान में फेंक दिए जाते, इसका अंदाज़ा लगा पाना भी मुश्किल है। वाजपेयी के बारे में कहा जाता है कि जनसंघ भारतीय जनता पार्टी में जिसने भी उनसे टकराने की कोशिश करी, चाहे वो बलराज मधोक हो या नानाजी देशमुख हो, गोविंदाचारी हो या फिर कल्याण सिंह हो, वो सब के सब राजनीतिक के बियाबान में फेंक दिए गए, चले गए। इन सब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि संघ ने मोदी का पॉलिटिकल कैरियर बचाने के लिए कितना बड़ा जोर लगाया था। इसके बाद 2002 का विधानसभा चुनाव हुआ। दंगों के साए में हुए इस विधानसभा में संघ चट्टान की तरह मोदी के पीछे खड़ा रहा। नतीजा ये हुआ कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में 2/3 बहुमत हासिल कर लिया।
लेकिन इस चुनाव के ठीक बाद से मोदी और संघ के रिश्ते बिगड़ने लगे। कहा जाता है कि मोदी अपने गवर्नेंस में किसी भी संघ के कार्यकर्ताओं को पूछते तक नहीं थे। नागपुर की सिफारिशों को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता था। यहाँ तक कि गुजरात भारतीय जनता पार्टी में संघ के दुलारे उन संजय जोशी को कोई पूछने वाला नहीं था, जिनको केशुभाई पटेल के मुख्यमंत्री काल में डिफेक्टो सीएम कहा जाता था। लेकिन ये सब देखते हुए संघ ने 2002 में ही बड़ी कार्रवाई की, या यूँ कहें कि मोदी पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। संजय जोशी को दिल्ली लाकर भारतीय जनता पार्टी का संगठन महासचिव बनवा दिया। जो लोग भारतीय जनता पार्टी को अंदर से जानते समझते हैं, उन्हें पता होगा कि संगठन महासचिव को भारतीय जनता पार्टी में पार्टी के अध्यक्ष के बराबर ताकतवर माना जाता है। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री उनसे मिलने के लिए लाइन लगाते हैं। लेकिन संघ के द्वारा संजय जोशी को इतना ऊपर उठा दिया जाना मोदी को रास नहीं आया। आप जानते हैं मोदी का टेम्परामेंट क्या है, मोदी का गुस्सा क्या है, मोदी का व्यवहार क्या है, मोदी जी की रणनीति क्या है। मोदी जी मौके का इंतजार करने लगे। इस बीच में 2004 का इंडिया शाइनिंग कैंपेन बीजेपी को ले डूबा। संजय जोशी के ऊपर से मजबूत वाजपेयी का समर्थन उठ गया, क्योंकि चुनाव हारने के बाद वाजपेयी खुद कमजोर पड़ने लगे। इस बीच संजय जोशी ने वो गलती कर दी जिसने नरेंद्र मोदी के हाथ ब्रह्मास्त्र उपलब्ध करा दिया। दरअसल 2005 में जिन्ना विवाद के बाद आडवाणी अभी कराची से दिल्ली लौटे भी नहीं थे कि संजय जोशी ने पार्टी अध्यक्ष पद से उनका इस्तीफा मांग लिया। तब संजय जोशी को पार्टी संगठन पर इतना रुतबा था, इतना उनका झटका था कि पूरी पार्टी संजय जोशी के पीछे खड़ी हो गई। यहाँ तक कि सुषमा स्वराज जैसी भाजपा आडवाणी के समर्थक भी आडवाणी से कन्नी काट गई। लेकिन इस दौर में आडवाणी के समर्थन में कोई एक नेता खुलकर खड़ा था, तो वो नरेंद्र मोदी थे। मोदी के आडवाणी को समर्थन देने के बाद संघ बुरी तरह से मोदी से चिढ़ गया। गुजरात में संघियों को ठिकाने लगाने का गुस्सा तो संघ को था ही था, साथ ही आडवाणी का सपोर्ट करने के बाद संघ में ऊपर से नीचे तक मोदी के प्रति गुस्सा पैदा होने लगा। दिल्ली और नागपुर के पुराने पत्रकार, मैंने कई लोगों से बात की, वो बताते हैं कि 2007 के विधानसभा चुनावों में मोदी को ठिकाने लगाने की योजना बनने लगी। क्योंकि टिकट जब फाइनल होते हैं तो संगठन का महासचिव का बड़ा रोल होता है, इसलिए संजय जोशी को फ्री हैंड देने की कोशिशें शुरू हो गई। दिल्ली और नागपुर की इन कथित कोशिशों ने नरेंद्र मोदी के होश उड़ा दिए थे। लेकिन तभी एक बड़ा राजनीतिक धमाका हुआ। संजय जोशी की एक सीडी सामने आ गई। हालांकि 3 साल बाद फॉरेंसिक जांच में उसे फर्जी करार दिया गया, लेकिन सीडी सामने आती मोदी कैंप ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि जब बंगारू लक्ष्मण से इस्तीफा लिया जा सकता है तो संजय जोशी से क्यों नहीं। एक महिला के साथ संजय जोशी की वो सीडी थी। नतीजा ये हुआ कि संजय जोशी को इस्तीफा देना पड़ा। कई लोग आज भी ऐसा दावा करते हैं कि संजय जोशी से मोदी इतना प्रेशर में रहते हैं कि उन्हें किनारा लगाने के लिए उनके कैंप के लोगों ने ही फर्जी सीडी का खेल रचा था। हालांकि असलियत क्या है ये आज तक कोई नहीं समझ पाया, कोई पता भी नहीं चला। बहरहाल संजय जोशी की जगह रामलाल संगठन के महासचिव बनाकर दिल्ली में बिठा दिए गए। रामलाल भी बिल्कुल शोले फिल्म के रामलाल की तरह निकले, यानी जैसे शोले में रामलाल ठाकुर साहब के पक्के विश्वस्त थे, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के रामलाल मोदी जी के विश्वस्त हो गए। लिहाजा मोदी को 2007 के विधानसभा चुनाव में अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में टिकट दिलाने में दिक्कत नहीं हुई। हालांकि उस वक्त गुजरात चुनाव को कवर करने वाले पत्रकार बताते हैं कि संघ ने नरेंद्र मोदी को गुजरात हराने के लिए ताकत झोंकी थी, लेकिन तब सत्ता मोदी के पास थी और सोनिया गांधी का मौत का सौदागर वाले बयान ने मोदी के लिए पूरी सहानुभूति पैदा कर दी थी। लिहाजा संघ के विरोध के बावजूद मोदी की शानदार वापसी हो गई। इसके बाद की कहानी सबको पता है। सुदर्शन की जगह मोहन भागवत आ गए और भागवत ने आते ही भाजपा में पीढ़ीगत बदलाव की कवायद शुरू कर दी। नागपुर से नितिन गडकरी को अध्यक्ष बनाकर दिल्ली भेज दिया गया और पूर्ति ग्रुप में जब गडकरी थोड़े दिन के लिए हटाए गए तब उन्हीं थोड़े दिनों का इस्तेमाल मोदी ने अपने पक्ष में कर लिया। तब संघ के बड़े से बड़े नेता और खास तौर से सुरेश सोनी ने मोदी के नाम पर सबको मनाया और मोदी अंततः दिल्ली पहुंच गए। लेकिन अब कमान सोनी से आगे निकलकर नई पीढ़ी के हाथ में है। मजेदार बात यह है कि मोहन भागवत भी बतौर संघ प्रचारक मोदी से जूनियर ही हैं, क्योंकि मोदी उनसे पहले प्रचारक बने हैं। संघ में सीनियर जूनियर का बड़ा असर होता है और यही कारण है कि मोहन भागवत मोदी के सामने बहुत खुलकर कुछ कहने की
स्थिति में नहीं होते हैं। मोदी भी संघ की इस हायरार्की को, अपने पोजीशन को बड़ा फ़ायदा उठाते हैं और यही कारण है कि दिल्ली को कंट्रोल करने में आरएसएस आजकल खुद को बेबस पा रहा है। जो लोग नागपुर की बात का मान रखते हैं, जैसे गडकरी, राजनाथ, शिवराज, सुशील मोदी जैसे लोग, उन्हें किनारे लगाया जा रहा है और संघ चुपचाप देख रहा है। संघ को स्वभावतः लग रहा है कि 2024 के चुनाव के बाद की परिस्थितियां जब आ जाएंगी तब वो उचित कदम उठाएगा, जब मोदी को जवाब दिया जाएगा, लेकिन तब तक गंगा में बहुत पानी बह चुका होगा। संघ भी जानता है कि मोदी का कद इतना बड़ा हो गया है कि इस समय मोदी को रोक पाना मुश्किल है। लिहाजा पूरी भारतीय जनता पार्टी जानती है कि संघ मोदी के पीछे खड़ा हो गया है, मजबूरी में खड़ा हो गया है। मोदी भी एक लंबी लाइन लेकर चलते हैं। मोहन भागवत को Z+ दे दिया गया, संघ को आर्थिक रूप से बहुत मजबूत कर दिया गया, लेकिन इतना मौका कभी नहीं दिया गया कि संघ मोदी पर रूल कर सके। तो ये एक थी कहानी मोदी और संघ के रिश्तों की। राजनीति की खबरें देखनी हो और राजनीति की खबरों की गहराई देखनी हो, खबरों के पीछे की खबर देखनी हो, तो देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। यही चैनल है जो गोदी मीडिया नहीं बना है, आपको सच दिखाता रहेगा। देखते रहिए 4PM। शुक्रिया।